17 साल में ही सुमन की शादी तय कर दी गई। आज सुमन की शादी है। अपनी अम्मा के मुंह से ये शब्द सुनकर 17 साल की सुमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। की दहलीज पर खड़ी सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि चंद दिनों में उसके साथ क्या हो गया था। उसने अपने हाथों को देखा जिनमें उसने भारी भारी किताबों की ख्वाहिश की थी। उन किताबों की जगह उन हाथों में भारी सा चूड़ा था और उसके मेहंदी से भरे हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके सपनों को रौंदा जा चुका है। तभी उसकी अम्मा गीता का हाथ उसके गालों पर आया और वो आंसू पोंछते हुए बोली, ना मारी लाडो, इस समय तुझे रोने का भी हक ना है। अगर किसी ने तुझे यूं रोते हुए देख लिया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जा। सुमन ने अपनी अम्मा की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला कि तभी एक छोटी सी लड़की उस कमरे में दाखिल हुई और गीता से बोली, आई, जीजी का बुलावा आ गया है। गीता ने झट से अपने आंसू पोंछे और सुमन को उठाते हुए बोली, चल लाडो, नहीं तो तेरे बाबा यहाँ आने में देर न लगावेंगे। गीता ने उसके चेहरे पर लंबा सा घूंघट डाला और उसके बाद सुमन किसी कठपुतली की तरह अपनी अम्मा के साथ चल दी। बाहर शादी का मंडप लगा हुआ था जहां एक 35 साल का लड़का बैठा हुआ था जिसका ध्यान आग से उठ रही लपटों पर था। शायद उन्हीं की तरह उसका दिल भी जल रहा था। सुमन की आंखें एक बार फिर नम हो गईं, पर घूंघट के अंदर किसे पता चलना था और इसी के साथ गीता ने उसे उस लड़के के पास बिठा दिया। सुमन के मंडप में बैठते ही उस लड़के के हाथों की मुट्ठियां भींच गईं और उसने एक कहर भरी नज़र सुमन पर डाली और फिर से सामने की तरफ देखने लगा। कुछ ही घंटों में शादी निपट गई और लड़के और लड़की के घर वालों ने चैन की सांस ली और गीता ने ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़े और मन ही मन बोली, मेरी बच्ची जो कल तक चिड़िया की तरह चहक रही थी इस समय खामोश बैठी है। उसे शक्ति देना भगवान कि वो ये सब सह सके। कुछ ही देर में विदाई की रस्म हुई तो गीता अपनी समधन के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, लाडो बहुत ही छोटी है, उसका ध्यान रखना। वो औरत जिसने बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी उसका नाम रेखा था। तंजिया हंसी हंसते हुए बोली, हमने तो आपकी बड़ी बेटी को भी रानियों की तरह ही रखा था, पर उसे ही हमारा राजपाट रास न आया, इसीलिए तो आपके और हमारे मुंह पर कालिख पूतकर अपने यार के साथ भाग गई। ये तो शेखर भाई साहब ने सुमन का प्रस्ताव सामने रखकर दोनों परिवारों की इज्जत बचा ली, नहीं तो ना जाने क्या होता। गीता ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और रेखा हाथ जोड़कर एक कार में जाकर बैठ गई और इसी के साथ गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा था उत्तर प्रदेश के कमालपुर नाम के एक छोटे से गांव से जयपुर के लिए। कार में रोते रोते न जाने सुमन की आंख कब लग गई। आखिर सफ़र ही इतना लंबा था। 10 घंटे का सफ़र किसी और के लिए न सही पर सुमन के लिए तो मायने रखता था। 17 साल की उम्र में इतनी लंबी ये सुमन की पहली यात्रा थी, वो भी उसके साथ जो गत 5 वर्षों से उसका जीजा नहीं जीजू थे, उसके सबसे बड़े जीजू, प्रथम जीजू। उन्होंने एक बार खुद ही सुमन को अपने पास बिठाकर कहा था कि जीजा जी थोड़ा पुराना सा लगता है, कम से कम तुम तो मुझे जीजू बुलाओ। और सुमन ने भी खिलखिलाकर उनकी बात पर सहमति जताई थी। वो सुमन जो कल तक प्रथम के लिए एक बच्ची के समान थी, आज उसकी बीवी थी और इस बात का एहसास होते ही प्रथम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने खींचकर अपना हाथ कार की खिड़की पर मारा, पर उस आवाज से सुमन की आंख न खुली। जबकि ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठी रेखा ने पीछे मुड़कर देखा और प्रथम को घूरा, जिससे प्रथम एक पल के लिए सकपका गया और सीधा होकर बैठ गया और कुछ देर बाद उसने भी सीट के पीछे सिर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सुबह के 8 बज रहे थे जब कारों का काफिला जयपुर के मयूर बाग की एक छोटी सी हवेली के बाहर रुका और कार के रुकते ही एक झटके के साथ सुमन की आंख भी खुल गई थी। कुछ पल का समय तो उसे ये समझने में लग गया कि वो इस समय कहाँ है। सुमन ने आसपास नजरें घुमाईं और अपने पास बैठे प्रथम को देखकर सहसा ही उसे कल हुई अपनी शादी की याद आ गई। उसने एक नज़र खिड़की से बाहर डाली। सामने एक सफ़ेद रंग से पुती हुई बड़ी सी हवेली थी
जिसे देखते ही सुमन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फौरन ही प्रथम की तरफ मुड़ी और चहकते हुए बोली, जीजू, क्या ये ही आपकी नई हवेली है? प्रथम अचानक सुमन का सवाल सुनकर चौंक पड़ा और गौर से उसे देखने लगा। ठीक उसी पल आगे बैठी रेखा की आवाज सुमन के कानों में पड़ी, ए छोरी, अब वो थारा जीजू ना है, थारा पति है। अचानक आई रेखा की इस सख्त आवाज ने सुमन जैसे वर्तमान में लौटी थी। उसने अब प्रथम की तरफ देखा और सच्चाई का पता चलते ही खुद में ही सिमट गई। प्रथम को ये बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा था, पर आखिर करता भी क्या? उसके बस में कुछ भी तो नहीं था। अगर होता तो वो ये सब होने न देता। खैर, कुछ ही देर बाद सुमन को प्रथम के साथ कार से बाहर निकाला गया और रेखा ने आरती का थाल मंगवाकर उसकी आरती उतारी और वो कुछ इस तरह उसकी आरती कर रही थी जिसे नई बहू का स्वागत तो बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि ये सब सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए था। इसके बाद और कोई रस्म नहीं हुई और फिर से रेखा की आवाज़ वहाँ गूंज उठी, रेखा, मंगला, जा, उस छोरी ने ले आ। रेखा ने हवेली की सबसे पुरानी नौकरानी मंगला को आवाज़ लगाते हुए कहा, जो उनकी पुरानी हवेली से यहाँ अभी घरवालों के साथ आई थी। बाकी अभी तक कोई भी पुराना नौकर नहीं आया था। सुमन बस नजरें झुकाए खड़ी थी। कभी उत्सुकतावश पलकें उठाकर इधर उधर देख लेती तो उसका सामना रेखा की कहर भरी आंखों से हो जाता और वो फौरन ही अपनी पलकें झुका लेती। सुमन तो रेखा को तब से ही नापसंद करती थी जब से उसकी सबसे बड़ी बहन गायत्री की शादी प्रथम के साथ हुई थी। वो कुल मिलाकर 4 बहनें थीं, जिनमें सुमन सबसे छोटी थी। वो हमेशा ही गायत्री से रेखा की बुराई करती, क्योंकि रेखा के अंदर शुरू से ही उसे चुड़ैल नजर आती थी, जो सिर्फ उसकी जीजी पर हुक्म चलाती थी, जो उसे कतई नापसंद था। पसंद तो रेखा भी सुमन को नहीं करती थी। कारण था सुमन का ज़रूरत से ज़्यादा चुलबुला और मुंह फट होना। उसके जो दिल में होता था वहीं जुबान पर, जो रेखा को रास नहीं आता था। खैर, अभी सुमन दरवाजे पर ही खड़ी थी कि मंगला एक नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में लिए चली आई। रेखा ने उस बच्ची को मंगला से लिया और सुमन के आगे बढ़ाते हुए बोली, ये रही वो जिम्मेदारी जो थारी जीजी ना जाने किसके भरोसे यहाँ छोड़कर फुर्र हो गई। सुमन ने तो रेखा की तरफ देखा और फिर उस बच्ची की तरफ। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रेखा के कहने का क्या मतलब है और ये बच्ची किसकी है। सुमन या उसके घर वालों को तो इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। इतना बोलकर रेखा ने उस बच्ची को ऊपर से ही छोड़ दिया, जिससे सुमन की आंखें बड़ी हो गईं। हैरानी से उसका मुंह खुल गया और अगले ही पल प्रथम ने उस बच्ची को पकड़ लिया, नहीं तो वो नन्ही सी जान जमीन पर गिर गई होती। प्रथम ने एक बार रेखा की तरफ नफरत भरी नजर डाली और फौरन ही आगे बढ़ गया। उन दोनों का बीच गठबंधन होने के कारण सुमन भी उसके साथ ही खिंचती चली गई और रेखा, प्रथम के पिता सुरेश और हवेली के बाकी के सदस्य इस नज़ारे को देखते रहे और धीरे धीरे करके अपने कमरों में चले गए। बच गए थे तो दक्ष और राधिका, जो प्रथम के चाचा के बच्चे थे। राधिका तो शादीशुदा थी, पर दक्ष एक 24 साल का लड़का था जो विदेश से पढ़कर कुछ महीने पहले ही लौटा था और उसकी नीयत तो सुमन को देखकर ही खराब हो गई थी। राधिका भी एक बहुत ही चालाक लड़की थी जो सुमन को परेशान करने के नए नए तरीके अपने दिमाग में भरे हुए थी। दक्ष की नजरें ऊपर प्रथम के कमरे की तरफ थीं और वो धीरे से बोला, मजा आने वाला है। प्रथम अपनी बेटी को लेकर अपने कमरे में पहुंचा और उसे पालने में लिटा दिया। एक झटके के साथ वो पीछे मुड़ा तो अपने साथ खिंची आ रही सुमन से टकराते टकराते बचा। सुमन भी एकदम से सकपका गई थी। प्रथम ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो सुमन के साथ यूं एक कमरे में रहेगा, पर अब स्थितियों से समझौता करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। उसने तो हमेशा ही सुमन को एक बच्ची के रूप में देखा था। अचानक ही उसकी नज़र सुमन के छोटे से चेहरे पर चली गई। सुमन की आंखें रोने और सोने की वजह से हल्की लाल हो रही थीं और वो हड़बड़ाते हुए प्रथम को देख रही थी। उसका चुलबुलापन प्रथम को हमेशा से ही पसंद था, पर आज वो उसके सामने खामोश सी खड़ी थी। और ये जो उन दोनों की शादी हुई थी, ये प्रथम ने किन परिस्थितियों में की थी, शायद इस समय वो सुमन को समझा भी ना पाता, क्योंकि उसके हिसाब से सुमन इन सब के लिए बहुत छोटी थी।
वो तो सुमन से कितना बड़ा था, पर फिर भी इस मामले में उसके घर वालों ने उसकी एक न सुनी, तो सुमन की तो खैर कौन सुनता। प्रथम ने अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों का गठबंधन खोल दिया। सुमन ने एक बार प्रथम को देखा और फिर पालने में लेटी उस बच्ची को। प्रथम जानता था कि इस रिश्ते से जब उसे खुद को इतनी घबराहट हो रही है तो सुमन पर क्या बीत रही होगी। वो खुद को सहज करने के इरादे से धीरे से बोला, दुनिया के सामने हमारा रिश्ता बेशक बदल गया है, पर हमारे बीच कुछ नहीं बदला है। तुम मेरे सामने वैसे ही रह सकती हो जैसे पहले रहा करती थी। अपनी बात कहकर प्रथम ने सुमन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। उसे सहज देखकर वो भी शांत सा हो गया। अगले ही पल सुमन ने पालने की तरफ देखा और फिर प्रथम की तरफ। प्रथम उसकी आंखों के इशारे से उसका सवाल समझ गया था। प्रथम, इसका नाम पलक है, गायत्री ने ही इसका नाम रखा था। सुमन हैरानी से प्रथम की तरफ देखती हुई बोली, पर जीजी ने तो इस बारे में हम लोगों को कुछ भी ना बताया था। अब प्रथम सुमन से नजरें चुराता हुआ इधर उधर देखने लगा और सुमन अब दोबारा बोली, अच्छा अब मैं समझी, जरूर उस चुड़ैल ने मना किया होगा। सुमन की बात सुनकर प्रथम चौंक कर बोला, कौन चुड़ैल? सुमन ने एकदम से अपनी जीभ निकाली और हड़बड़ाते हुए बात बदल कर बोली, ये कितनी प्यारी है, जीजू कम से कम आपको तो बताना चाहिए था। प्रथम ने उसकी बात सुनकर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रथम ने अपना मुंह बंद किया और जाकर दरवाजा खोला और 2 कदम पीछे हट गया। रेखा धीरे से अंदर आई और बोली, कुछ देर में नाश्ता तैयार हो जाएगा, तुम दोनों भी नीचे आ जाना। प्रथम ने गर्दन हिलाई तो उन्होंने सुमन की तरफ रुख कर लिया और बोली, ये छोरी थारी उस भगोड़ी जीजी की बेटी है, अब तो इसकी माँ है, तो ये थारे ऊपर है कि इसका क्या करना है। सुमन को रेखा की ये बात समझ में नहीं आई तो उसने प्रथम की तरफ देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। रेखा उसकी नजरों का पीछा करते हुए बोली, इस छोरी से हमें कोई मतलब ना है, जैसे तू यहाँ आई है वैसे इसे भी 16 साल की होते ही यहाँ से रवाना कर दूंगी। मतलब है तो तुझसे, क्योंकि जो थारी जीजी इन 5 सालों में ना कर पाई वो अब तुझे करना है। सुमन ने नासमझी के भाव से रेखा को देखा तो वो इतराते हुए बोली, थारे पास सिर्फ साल भर का समय है, हमें इस घर का चिराग चाहिए और ध्यान रहे कि छोरा चाहिए, छोरी ना। इतना बोलकर रेखा उस कमरे से बाहर चली गई और प्रथम के सामने सुमन इस तरह की बात सुनकर शर्म से गड़ गई। प्रथम को भी अजीब सा एहसास हो रहा था, इसलिए वो झिझकते हुए अलमारी तक आया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाता हुआ बोला, मैं नहाकर आधे घंटे में आऊँगा, तुम भी कपड़े बदल लो। प्रथम के बाथरूम में जाते ही सुमन ने एक लंबी सांस ली और बेड पर बैठ गई। रो रो कर आंखों में दर्द हो गया था और अपनी शादी के बारे में सोचते हुए उसने बेड के सिरहाने से सिर टिका लिया। करीब आधे घंटे बाद जब प्रथम नहाकर बाहर आया तो उसने बेड के सिरहाने से टिककर सोई हुई सुमन को देखा। वो अभी भी दुल्हन के लिबास में ही थी। अचानक ही उसकी आंखों के सामने 12 साल की सुमन घूम गई, जो पहली बार ससुराल से मायके आई अपनी जीजी के लहंगे की चुनरी ओढ़कर इधर उधर नाचती फिर रही थी। ना चाहते हुए भी प्रथम के कदम सुमन की तरफ बढ़ गए। उसके छोटे से चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा उठा, पर फिर अचानक से अपनी माँ की बात उसके कानों में गूंज गई, उन्हें हर हाल में इस घर का वारिस चाहिए। घबराकर प्रथम 2 कदम पीछे हटा और उसकी पलकें झिलमिला गईं। सुमन को देखते हुए सोचने लगा, कैसे वो इस बेचारी के साथ सब कर सकता है। अचानक ही दिल में एक दर्द सा उठा और वो मुड़कर सोफे पर जाकर बैठ गया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होकर बंद हो गई थीं। दोपहर से रात होने को आई थी, पर प्रथम और सुमन नाश्ते के लिए भी नीचे नहीं आए थे और घर के बाकी सभी लोग रेखा को देखकर दबी हंसी हंस रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रेखा की किसी ने बात न मानी हो। रेखा की नजर बार बार ऊपर प्रथम के कमरे की तरफ जाती, पर दरवाजा था ये खुलने का नाम नहीं ले रहा था और रेखा गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। रेखा ने फौरन ही मंगला को आवाज लगाई। मंगला, उसकी आवाज की तेजी देखकर वहां बैठा हर कोई हड़बड़ा गया और किसी न किसी काम में लगे होने का नाटक करने लगा। तभी मंगला भागी भागी आई और रेखा के सामने आकर खड़ी हो गई। रेखा गुस्से में तिलमिलाती हुई बोली,
तुम्हारा मुंह के देख रही है, रात के खाने का समय हो गया है, जाकर प्रथम ने बुलाकर ला। मंगला रेखा का आदेश मानकर गर्दन हिलाते हुए वहां से चली गई। मंगला ने प्रथम के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वो खुल गया और मंगला ने चौंकते हुए अपनी गर्दन दरवाजे के अंदर घुसाई और सीधे ही उसकी नजर बिस्तर पर फैल कर सोती हुई सुमन पर चली गई। और फिर उसने दूसरी तरफ सोफे पर देखा, जहां पर प्रथम पलक को अपने सीने से चिपकाए अधलेटा सा सो रहा था। एक ही नजर में मंगला ने कमरे का पूरा मुआयना कर लिया था और साथ ही सुमन को देखकर उसका मुंह भी खुल गया था। वो धीरे से अंदर आई और उसने प्रथम को आवाज लगाई। 2-4 बार आवाज लगाने पर प्रथम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मंगला को देखकर बोला, क्या हुआ? मंगला, छोटे ठाकुर, रात हो गई है, बड़ी बहू आपको और नई दुल्हन को खाने पर बुला रही हैं। प्रथम अपनी पूरी आंखें खोलता हुआ बोला, ठीक है। मंगला इतना बोलकर वापस चली गई और प्रथम ने पलक को पालने में लिटाकर सुमन की तरफ देखा, जो अभी तक शादी के लाल जोड़े में सजी हुई सोई हुई थी। सिरहाने से सरक कर अब वो बेड के बीचों बीच आ चुकी थी। प्रथम बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और उसने सुमन की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमन को कैसे जगाए। उसने 2-3 बार आवाज लगाई पर सुमन पर उसका जरा भी असर नहीं हुआ। ऊपर से उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर प्रथम शर्म से उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। जब बीच में एक बार वो पलक के रोने की आवाज सुनकर उठा था, तब उसने सुमन पर ध्यान ही नहीं दिया था। पर अब उसका ध्यान जब उसकी हालत पर गया तो उसे वहां से नजरें हटानी पड़ी। खैर, उसके पास पड़ी हुई चादर सुमन के ऊपर डाली और उसे और पलक को सोता छोड़कर नीचे चला गया। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। प्रथम ने जाकर रेखा और सुरेश के पैर छुए और बोला, सॉरी माँ, थकान के कारण आंख ही नहीं खुली। रेखा उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और खुद उसे खाना परोसने लगी। प्रथम को खाना परोसकर उसने एक थाली लगाई और प्रथम के कमरे की तरफ चल पड़ी, क्योंकि प्रथम के नीचे आने से पहले उसने मंगला से उसके कमरे का पूरा ब्यौरा ले लिया था और मंगला ने भी उसे बढ़ा चढ़ाकर सुमन की हालत के बारे में बताया था। खैर, रेखा को रोकना प्रथम के बस में नहीं था, इसलिए वो अपना खाना खाता रहा। हालांकि उसने रेखा को तिरछी निगाहों से जाते हुए देखा जरूर था, पर कुछ भी कह नहीं सका था। रेखा प्रथम के कमरे के अंदर आई और सीधा ही सुमन की तरफ बढ़ गई, जो इस समय गधे घोड़े बेचकर सोई हुई थी। रेखा ने खाना एक तरफ रखा और चादर हटाकर उसकी हालत देखी, क्योंकि मंगला ने उसे बताया था कि चादर बेड के कोने में पड़ी थी। उसका लहंगा उसके घुटनों तक पहुंचा हुआ था, ब्लाउज थोड़ा सा नीचे सरका हुआ था और चुनरी बेड से नीचे गिरी हुई थी। वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी, ये उसका काम तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर इस समय सुमन के इस बेपरवाह से अंदाज के कारण उन्हें गुस्सा होना चाहिए था, पर उसके उलट वो खुश थी। सुमन को उठाने के लिए उन्होंने उसे कोई आवाज नहीं लगाई, बल्कि पास की टेबल पर रखे पानी के जग को एकदम से उसके ऊपर उड़ेल दिया और अगले ही पल सुमन हड़बड़ाते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि वो बेड के कोने पर है, और जैसे ही उसकी अधखुली नजरें अपने सामने खड़ी रेखा पर पड़ी, अगले ही पल हड़बड़ाते हुए सुमन बेड से नीचे गिर गई। और वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, गिरते ही फौरन उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि गिरने के दर्द से ज्यादा उसे सामने खड़ी सांस रूपी चुड़ैल से मार पड़ने का डर था। रेखा ने उसकी नजरों में अपना डर था तो उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, बिल्कुल इसी तरह रिझाना है तुझे अपने पति को। सुमन रेखा की बात समझने की कोशिश करती रही और अगले ही पल रेखा की आवाज उसके कानों में पड़ी, और जल्दी से मुझे म्हारा पोता देना है, समझी के ना। अगले दिन सुबह जब सुमन की आंख खुली तो कमरे में हल्का अंधेरा हो रहा था, शायद होने को ही थी। कल पूरे दिन सोने की वजह से उसे रात को खाना खाने के बाद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बस रेखा की बातों के बारे में ही सोचे जा रही थी। रेखा ने उसे कपड़े बदलकर खाना खाने के लिए बोला और खाते समय न जाने कितनी हिदायतें दे डाली थीं। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। सुमन ने अपने मुंह पर हाथ फिराया और उसकी नज़र सोफे पर बैठे प्रथम की तरफ चली गई, जो पलक को अपनी गोद में लिए नींद के आगोश में था। कल रात को वो पलक को लेकर कमरे से बाहर चला गया था
और न जाने कौन से पहर में वापस आया था। सुमन बेड से उतरने लगी तो उसकी भारी भारी पाजेब शोर करने लगी, जिसकी वजह से प्रथम हल्का सा हिला। सुमन ने फौरन ही अपनी पाजेब निकालकर एक तरफ रखी और प्रथम की तरफ बढ़ गई। उसने एक बार प्रथम को देखा और धीरे से बोली, जीजू आप बिस्तर पर सो जाइए। यही एक लाइन वो कल रात से प्रथम के सामने रटे जा रही थी, जिससे परेशान होकर प्रथम पलक को लेकर बाहर चला गया था। अब ये रेखा की बातों का असर था या सुमन उनके डर से ऐसा बोल रही थी, ये तो सुमन ही जाने। पर प्रथम जरूर उसकी इस हरकत से गुस्सा हो गया था और उसने कमरे से बाहर जाना ही सही समझा। सुमन ने प्रथम की आंख न खुलते देख दोबारा से अपनी बात दोहराई। इसकी बात सुनकर प्रथम तो नहीं जगा, लेकिन उसकी गोद में सो रही पलक ने रोना शुरू कर दिया। सुमन ने हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फौरन ही उसे गोद में ले लिया और उससे बोली, अरे गुड़िया रोने क्यों लगी, अब गुड़िया अपनी मासी के साथ खेलेगी। सुमन बोलते हुए पलक को लेकर मुड़ गई और बेड की तरफ चली गई। उसके मुड़ते ही प्रथम ने अपनी आंखें खोलीं और एक गहरी सांस ली। सुमन ने पलक को बिस्तर पर लेटाया और उससे बातें करने लगी और प्रथम ने कुछ और पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सो नहीं रहा था, बस कुछ पल का सुकून चाहता था, जो उसे मिलता नहीं दिख रहा था, क्योंकि सुमन लगातार पलक से कुछ ना कुछ बोल रही थी और पलक भी आखिरकार उसकी बातें सुनकर शांत हो गई थी। प्रथम सुमन के चुलबुलेपन से अच्छी तरह वाकिफ था। 3-4 दिनों से खामोश थी, इसलिए कसर निकाल रही थी, ऐसा प्रथम ने सोचा और एक बार अपनी आंखें खोलकर उन दोनों को देखकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद जब सुमन की आवाज आनी बंद हो गई, तब प्रथम ने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। वो दोबारा सो चुकी थी। प्रथम ने गर्दन हिलाई और उठकर उन दोनों के पास आ गया। सुमन तो सो गई थी, पर 3 महीने की पलक उसके पास लेटी कुछ आवाज निकालती हुई अपने हाथ पैर चला रही थी। प्रथम ने उसे गोद में ले लिया तो उसे महसूस हुआ कि पलक ने अपने कपड़े गंदे कर रखे थे। उसने एक बार सोती हुई सुमन को देखा और नाक में गर्दन हिलाकर पलक को बाथरूम में ले गया। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठा थे। सुमन को बहुत तेज भूख लग रही थी। वो आकर प्रथम के पास खड़ी हो गई। प्रथम ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो मुस्कुराकर फौरन ही बैठ गई। तभी उसके कानों में रेखा की तेज आवाज गूंजी, इस घर की औरतें मर्दों के खाने के बाद ही खाना खावे हैं। इतना सुनना था कि सुमन ने प्रथम की तरफ देखा और धीरे से खड़ी हो गई। रेखा सुमन से बोली, जाने कौन देश से आई है, पता ना है कि आदमी के खाए बिना लुगाई के हलक से एक निवाला तक ना उतरे है। सुमन ने कुछ नहीं कहा, पर प्रथम ने हल्की सी नजर उस पर डाली तो उसे महसूस हुआ कि वो डर से कांपने लगी थी। रेखा उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ को करते हुए बोली, अब खड़ी क्या है, चल जल्दी से अपने पति को खाना परोस दे। पति का नाम सुनकर सुमन एक बार फिर उलझ गई। अचानक ही उसे प्रथम का ध्यान आया और उसने प्रथम की तरफ देखा और बोली, पर जीजू की थाली तो भरी हुई है। अगले ही पल रेखा उस पर दांत पीसते हुए दहाड़ी, वो थारा जीजू ना है। उनकी तेज आवाज सुनकर वहां हर कोई कांप गया और सुमन तो डर के मारे रोने लगी। तो रेखा उसे डांटते हुए बोली, मैंने कल रात तो तुझे कितना समझाया था, पर लागे है एक बात न घुसी थारे भेजे में। सुमन घबराते हुए भरे गले से बोली, ना ना नहीं चू, मेरा मतलब माँ, मैंने कल रात को जीजू, वो थारा जीजू ना है। रेखा की गुस्से से भभकती हुई आवाज दोबारा सबको सुनाई दी तो सुमन के आंसू और तेजी से बहने लगे और वो बोली, आपके कहे अनुसार मैंने कल रात को मेरा मतलब इनको बोला था कि मेरे साथ बिस्तर पर सो जाइए, पर इन्होंने मेरी बात न सुनी और गुड़िया को लेकर चले गए। उसकी बात सुनकर प्रथम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और सबके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रेखा का गुस्सा भी कम होता नजर आया तो सुमन दोबारा बोली, आप इनको खुद बोल दो कि ये मेरे साथ। इतने में प्रथम ने अपनी थाली सरकाई और खड़ा होकर सुमन पर चिल्लाया, बस करो। उसकी तेज आवाज सुनकर सुमन फिर से कांप गई और प्रथम वहां से अपने कमरे में चला गया और रेखा सुमन की तरफ देखते हुए रसोई में चली गई। 2-4 दिन ऐसे ही बीत गए। प्रथम ज्यादातर घर पर ही रहता था क्योंकि उसे पलक को संभालना पड़ता था।
इतने दिनों में सुमन को ये तो पता चल गया था कि जब से गायत्री इस घर को छोड़कर गई थी, प्रथम घर से ही अपना काम कर रहा था। इसलिए जब पलक सो जाती तो वो स्टडी रूम में चला जाता था और अपना ज़रूरी काम निपटा लेता था।